हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स की बात कर रहे थे। तो हमने 4 मेथड्स की बात की थी इसमें। तो मेथड A, B, C और D, ये 4 मेथड्स है। इनसे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेथड ए हम पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। तो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल अप्लाई करके हम सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स पता कर लेते थे सर्किट में, इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहें या फिर उनको। इसके बाद हम सर्किट को रिड्यूस करते थे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर लेते थे। कहीं कहीं लॉजिक भी हमें अपना लगाना पड़ता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे ये सारे के सारे। तो मेथड 1, 2, 3, 4, 5 इनको अप्लाई करके हम मेथड ए को हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही मेथड हम बी को भी कंप्लीट कर चुके हैं, कनेक्शन रिमूवल मेथड को। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए आप, तो आपको लेक्चर वाइज सारे लेक्चर हैं वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं वीडियोस को। तो मेथड 4 और मेथड 5 और मेथड बी को हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, इसके बारे में हमने समझा था और प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा मेथड सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करेंट मेथड। ओके, इस मेथड को आज हम पढ़ेंगे। इस मेथड में हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को भी देखेंगे, साथ ही उसी के एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे इस मेथड को। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड। इसके बाद बचेगा लास्ट में इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स, तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कोशिश करेंगे आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड में। साथ ही हम क्यूब्स की जो प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, पहले ऑलरेडी कर चुके थे मेथड 2 और मेथड 3 में, लेकिन आज फिर उनको हम मेथड सी से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड से कोशिश करेंगे निकालने की। देखिए ये मेथड थोड़ा सा अच्छा मेथड कहा जाएगा, बिकॉज ये मेथड अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस मेथड को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड सबसे वर्सेटाइल मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है। इस मेथड से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को 99% केसेस में आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस मेथड को आप ढंग से समझेंगे। इसके हम एग्जाम्पल क्यूब वाली प्रॉब्लम भी हम इसमें करेंगे। जो क्यूब प्रॉब्लम हमने मेथड 2 और मेथड 3 में की थी, इक्विडिस्टेंस मेथड से 3 केसेस थे क्यूब्स के। तो कोशिश करेंगे आज के ही लेक्चर में हम, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड में ये हो जाए, अदरवाइज हम एक और लेक्चर कर सकते हैं क्यूब्स प्रॉब्लम के लिए। बट आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड को क्लियर कर लेंगे। साथ ही व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड। तो देखिए ये गिवन सर्किट है। इस गिवन सर्किट का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो सी इक्विवेलेंट हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। यहाँ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये सी कैपेसिटेंस का है, ये 2C कैपेसिटेंस का है, ये 2C कैपेसिटेंस का है और ये सी कैपेसिटेंस का है, और ये 2C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। यहाँ जो हमने कैपेसिटेंस लिए हैं इसलिए लिए हैं ये C और 2C और C। यहाँ जो हमने ये जो फॉर्मेशन बनाया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही पार्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये, लेकिन ये इम्बैलेंस्ड है, या फिर कहें कि ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है ये। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो वहाँ हमने देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से होता है। रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस किसी के लिए भी ये हो सकता है। 2 पॉइंट अगर ए और बी हैं, इनके बीच में कैपेसिटेंस पता करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ एक कैपेसिटेंस लगा रहता है बीच में, ओके। यहाँ एक ये कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस यहाँ है, एक कैपेसिटेंस यहाँ होता है और एक कैपेसिटेंस यहाँ होता है। ये पैरेलल आर्म्स होती हैं, है ना। तो होता क्या एक्चुअली, C1, C2, C3, C4। अगर C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C3 अपॉन C4, ये कंडीशन फॉलो होती है, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C3 अपॉन C4। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर बैलेंस कंडीशन में है, अगर ये पॉइंट मान लीजिए D है और ये E है, तो जो D और E हैं दोनों ही पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पर होते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पे होते हैं तो इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, कोई भी चार्ज इस कैपेसिटर पे C5 मान लेते हैं, इस पर स्टोर नहीं होता, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस कैपेसिटेंस को हम यहाँ से हटा ही देते हैं। तो सिंपल हम इन दोनों का सीरीज में, इन दोनों का सीरीज में, फिर पूरे दोनों जो अपर और लोअर हैं दोनों का पैरेलल में करके यहाँ C इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं बहुत ही ईजिली। लेकिन कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो इसकी जो बैलेंस पोजीशन देखते हैं C1 अपॉन C2, देखिए C1 अपॉन C3 हो सकता है या C2 अपॉन C4 हो सकता है। इस इक्वेशन से सिंपल सी बात है ये। तो देखिए C अपॉन 2C, इसको लगाते हैं हम, C1 अपॉन दिस C2 इक्वल्स टू C2 अपॉन दिस 2C अपॉन दिस।
यहाँ हम देखते हैं सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 1/2 इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ई और एफ यहाँ सेम पोटेंशियल पर नहीं है। देखिए थोड़ा सा इस तरीके से ये इंक्लाइनेशन पे बना हुआ है, तो आप ये ना समझें कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। एक कैपेसिटेंस ये है C1, C2, C3, C4, बीच वाला दिस इज यहाँ पे जो लगा हुआ था वो ये है, जो E और F के बीच में 2C लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये E और F यहाँ सेम पोटेंशियल पर नहीं है, इट मीन्स इस पर चार्ज आएगा। ये जो कैपेसिटर है 2C कैपेसिटेंस का, इस पर भी चार्ज आएगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि ये इम्बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है लेकिन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? यहाँ तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ प्रॉब्लम आती है, यहाँ इश्यू बनता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड। अगर कैपेसिटेंस है तो हम चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में तो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस मेथड को कैसे हम अप्लाई करते हैं इसके स्टेप वाइज देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले इस एग्जांपल के थ्रू, इस सिंपल सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो जो हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पे हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं जस्ट इसके सेम पैरेलल, जैसा कि हम करते आए हैं। ये ए है और इसका हमारा जो आंसर होगा वो ये है सी इक्विवेलेंट। ओके, दिस इज अवर आंसर। और ये बी, ए और बी के बीच में, ए और जो बी है इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो कि अकेला एक कैपेसिटेंस होगा जिसका ई सी इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। सी इक्विवेलेंट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ए और बी के बीच में हम सिंपल है बैटरी अप्लाई करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं, इसको हटा के थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। यहाँ बैटरी भी लगेगी अभी। ये बैटरी अप्लाई कर दिया इसके लिए पॉजिटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज, ये तो बैटरी लग गई सर्किट के लिए। और यहाँ पे ये दिस ए जो करते आए हम, सिंपल सी बात होती है, सी इक्विवेलेंट हमने निकालना है, ये बी है। ठीक है, बिल्कुल इसके जस्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, ये हमारा आंसर होता है। ये ए और बी के बीच में जो भी सर्किट गिवन है इसकी जगह हमें सी इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट करना है वो ये है। सिंपल सी बात होती है ये। तो ये सी इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो इस फिगर के लिए हम अगर यूज करें तो हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे? सी इक्विवेलेंट के लिए वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वॉट? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, सॉरी C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में क्या रहेगा? VA माइनस VB अगर हम लें यहाँ पे तो क्या यूज करेंगे हम? Q चार्ज, सपोज Q चार्ज, ये जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे प्लस Q आएगा और यहाँ माइनस Q चार्ज। जो हमारा आंसर होगा सी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होगा हमारा, उसके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, नेट चार्ज जीरो रहता है। ठीक है, तो क्यू कहते हैं हम उसको। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। सी कितना है इसका? सी इक्विवेलेंट। ओके, एक तो वी ए माइनस वी बी हमने ऐसे निकाल लिया। अब दूसरा हम एक और वी ए माइनस वी बी निकालेंगे। एक तो इक्वेशन ये हो गई, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा। सबसे पहले हम एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जो सी इक्विवेलेंट हुआ होगा। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? सबसे पहले वी ए माइनस वी बी फिर से निकालना है। यहाँ से निकालेंगे लेकिन इस सर्किट का यूज करके निकालेंगे। या तो ये पाथ ले लेंगे हम या फिर ये पाथ ले लेंगे। इस पाथ से हम वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? चार्जेस को देखना होगा। जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देखिए अगर यहाँ से अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है और एग्जिट भी क्यू चार्ज करेगा, यहाँ क्यों करेगा? देखिए हम पढ़ चुके हैं इसमें, किस में पढ़ चुके हैं इस बात को? किरचॉफ लॉ में, जो इसका किरचॉफ का कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाला लॉ था। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितना करंट एंट्री करता है उतना ही करंट एग्जिट करता है, मींस चार्ज कंजर्व रहता है। यहाँ से Q अगर एंट्री करेगा तो Q ही एग्जिट करेगा। तो अगर Q चार्ज यहाँ से एग्जिट एंट्री किया तो सपोज दैट कि Q1 यहाँ आ जाए और Q2 इस पर आ जाए, Q1 इधर और Q2 इस प्लेट पर। ठीक है, दोनों ही प्लेट पर ही आएगा। यहाँ तो बीच में एयर या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो ये तो
अलग है बिल्कुल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर ये है, एक न्यूट्रल कंडक्टर ये है पूरा, बाकी का नेगेटिव पोटेंशियल उधर कनेक्टेड है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पूरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है इस पॉइंट से, ये न्यूट्रल कंडक्टर पूरा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पोटेंशियल पे। अब हम यहाँ देखें, जब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है ही तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी, इन दोनों में से कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा। अभी हम इनको कन्वेंशनली मानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो कंडक्टर है आपको दिख रहा है, दिस कंडक्टर ओनली डॉटेड लाइन में, ये न्यूट्रल कंडक्टर है पूरा, अकेला न्यूट्रल कंडक्टर है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अभी पता नहीं हमें कि यहाँ प्लस होगा इस पर या माइनस होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज आता है इस प्लेट पर। बाद में हम आंसर निकालेंगे, चार्जेस निकालेंगे, सभी कैपेसिटेंस जितने भी कैपेसिटर हैं सभी पर चार्जेस निकालेंगे, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम माइनस मान लेते हैं, इस पर प्लस और इस पर माइनस, लेकिन चार्ज की भी अभी वैल्यू मानेंगे हम यहाँ पे। देखिए Q1 इस पर हो गया, Q2 हो गया, यहाँ से Q जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 प्लस Q2 की फॉर्म में। Q1 इधर गया और Q2 इधर गया, Q1 इधर गया और Q2 इधर गया, चार्जेस दोनों ही चार्जेस। और जब यहाँ से एग्जिट होगा चार्ज, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ Q1 और Q2 की फॉर्म में ही एग्जिट होना है। एग्जिट भी Q1 प्लस Q2 होगा, एंट्री भी Q1 प्लस Q2 किया। अब एक बात बताइए, इस चार्ज, ये जो कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पर Q1 चार्ज आया है। ये 2C कैपेसिटेंस का है, इस पर Q2 चार्ज आया है। ये 2C कैपेसिटेंस का है, तो इस पर कितना चार्ज आना चाहिए, Q2 चार्ज आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ Q2 आएगा इस पर चार्ज, और इस पर माइनस Q2 हो जाएगा। और ये C जो कैपेसिटेंस है, कितने कैपेसिटेंस का है, ये C कैपेसिटेंस का है, और इसका भी C कैपेसिटेंस है। इस पर Q1 चार्ज आया है, तो सिंपल सी बात ये है कि इस पर भी जो चार्ज आएगा वो प्लस का Q1 आएगा, और ये माइनस Q2 आएगा। अब आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी क्लियर, कि इन पर Q2 और सॉरी दिस इज 2C चार्ज, दिस इज Q2 और दिस इज Q1, दिस इज Q1। इन दोनों को मिला के एग्जिट कितना होना है, Q1 प्लस Q2 चार्ज जो एग्जिट होना है वो Q1 प्लस Q2 चार्ज ही एग्जिट होना है। बात हम कंजर्वेशन की करते हैं तो माइनस साइन को लेंगे, अगर प्रॉपर रूल लगाएंगे तब माइनस साइन को लेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड देखें तो Q1 प्लस Q2 एंट्री किया और Q1 प्लस Q2 ही यहाँ से एग्जिट कर पाएगा, Q1 प्लस Q2 दोनों को मिला के। इसीलिए इन पर जो चार्जेस आए 2C पर वो सेम चार्जेस आए, और जो C के दोनों कैपेसिटेंस हैं इन पर सेम चार्जेस आने ही हैं, बिकॉज यहाँ से Q1 प्लस Q2 को एग्जिट करना ही है। हर कंडीशन में Q1 प्लस Q2 एग्जिट करेगा, वो तभी पॉसिबल है, किसी एक पर Q1 होगा, किसी दूसरे पर Q2 होगा। तो Q2 किस पर होगा, सिंपल सी बात है, जिसका 2C है ना, वो अपने कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज यहाँ पे स्टोर कर लेगा। ऐसे ही ये अपने कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज स्टोर कर लेगा। लेकिन सीरीज में क्या होता था कि चार्जेस सेम होते थे, लेकिन यहाँ सीरीज तो है ही नहीं। यहाँ ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे फिर जंक्शन मिल गया, एक कैपेसिटेंस इधर हो गया, एक कैपेसिटेंस इधर हो गया। अब बात आती है ये कैपेसिटेंस जो है, जिसका कैपेसिटेंस 2C है, तो हम सपोज कर लेते हैं इस पर Q3 चार्ज आता है, इस पर माइनस Q3 चार्ज आता है, इस कैपेसिटेंस की दोनों ही प्लेट्स पर। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि VA माइनस VB स्टेप 2 में, स्टेप 2 हमारा फॉलो होना है, तो VA माइनस VB हम कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB। आप यहाँ देखिए A और ये D पॉइंट सेम पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल वायर से कनेक्टेड हैं, दोनों सेम पोटेंशियल पे, A कह दीजिए या D कह दीजिए। ऐसे ही ये B और H सेम चीज़ है, एक ही वायर है, एक ही पोटेंशियल पर है, तो B और H सेम, कोई भी रेजिस्टेंस इनके बीच में या कैपेसिटेंस कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये सेम है। जैसे A और D हैं वैसे ही B और H हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे VA जो है वो VA को हम VD भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात। तो हम इसे कैसे और पता कर सकते हैं, देखिए VA माइनस VE, VA माइनस VE प्लस VE माइनस VB लिख सकते हैं हम इसे ऐसे। क्लियर सी बात है। VA और VB यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का सम होगा। सिंपल सी बात है। VA और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों कैपेसिटेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। तो VA माइनस VE प्लस VE माइनस VB लिख सकते हैं, सिंपल है। तो इनको कैंसिल करेंगे तो वही बात आएगी, VA माइनस VB आ जाएगा। लेकिन VA माइनस VB जो है, जो VA माइनस VB है वो कितना है, सॉरी VA माइनस VE कितना है, ये दिस वन VA माइनस VE, ये जो वैल्यू है,
और एक ये वैल्यू है वी ए माइनस वी ई, दिस ए और डी। देखिए वी डी माइनस वी ई निकाल लीजिए, एक ही बात है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, मीन्स ये पहले हमने कौन सा लिया है, वी ए मीन्स वी डी, ये कहें या फिर वी डी माइनस वी ई, एक ही बात है। और वी ई माइनस वी एच, एक ही बात है ये, ठीक है। ए डी एक ही चीज़ है, बी और एच एक ही चीज़ है। तो वी डी माइनस वी ई कितना है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, मींस ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो प्लस कितना चार्ज होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज कितना है Q1 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है इसका C, क्लियर है बात। फिर प्लस VE माइनस VH, VE ये पॉइंट यहीं कनेक्टेड है, इसका जो पोटेंशियल है वो हाई है, इसका पोटेंशियल लो है, तो हाई माइनस लो होगा, VE माइनस VH हाई माइनस लो, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कौन सा चार्ज लेंगे, Q2 चार्ज लेंगे अपॉन कैपेसिटेंस कितना है इसका 2C कैपेसिटेंस है। देखिए हमने जो जंक्शन लॉ और लूप रूल थे इसके कैपेसिटेंस के जो थे किरचॉफ लॉ, वो आप अच्छी तरह से वीडियो देख लेंगे, वहाँ हमने सब कुछ समझाया था, वही फिर से हम यहाँ समझा के सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, फिर भी आपके समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। ये हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, कैपेसिटेंस का जो किरचॉफ का रूल था, ठीक है, किरचॉफ के रूल से हम इस कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे, है ना। तो वैसे भी आप देखें तो कोई ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ों को, बस ये ध्यान रखो कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल, लो माइनस हाई करोगे तो माइनस आएगी वैल्यू, हाई माइनस लो करोगे तो प्लस में आएगी वैल्यू। तो हाई माइनस लो कर रहे हैं यहाँ पे तो प्लस में आ रही है वैल्यू, सिंपल सी बात ये है। ओके, तो वी ए माइनस वी बी की एक वैल्यू हमको ये मिल गई, वी ए माइनस वी बी की एक वैल्यू हमें ये मिल गई, एक वैल्यू हमारे पास ये थी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे तो देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी सेम है, तो Q अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस Q1 अपॉन सी प्लस Q2 अपॉन 2C। अच्छा एक सिंपल सी बात बताइए, हम इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे उसमें केवल कैपेसिटेंस की टर्म होंगी, चार्जेस की टर्म होती ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरीके से पैरेलल में, और ऐसे सीरीज में C1 प्लस C2 प्लस, सॉरी ये सीरीज में है और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 सारे होते हैं, सबको ऐड करते हैं, बस केवल टर्म किसकी होती है, कैपेसिटेंस ही होता है उसमें टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जेस दिख रहा है आपको, इसे हमें हटाना है यहाँ से, Q1 Q2 इसे एलिमिनेट करना है पूरी टर्म को, तो C इक्विवेलेंट हमारा निकल के आ जाएगा इस इक्वेशन से। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा काम क्या है कि हमें Q1 और Q2 निकालना है, सिंपल इन टर्म्स ऑफ Q निकाल लेते हैं, जिससे कि Q इधर है, इधर भी Q हो जाएगा, तो दोनों ही साइड से हम Q को कैंसिल करके एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे, ये दो मेन स्टेप हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होने हैं ये दोनों ही स्टेप, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे, उसके बाद जो वी ए माइनस वी बी निकालेंगे वो किसी भी एक पाथ का निकाल लेंगे, ठीक है। तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर वहां पे हम केवल कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस की टर्म रखेंगे, कैपेसिटेंस होगा तो कैपेसिटेंस की टर्म रखेंगे, बचा हुआ जो Q का पार्ट होगा या फिर I जो होगा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस अगर होता तो यहाँ पे I करंट आती, करंट की वैल्यू आती, क्योंकि यहाँ पे जब करंट अप्लाई होगा तो I करंट अगर अप्लाई हो रहा तो I एग्जिट होगा, वहां से एंटर करेगा, तो I1 प्लस I2 इस तरीके से करंट को हम करेंगे अगर रेजिस्टेंस होता है तो, ठीक है। ऐसे ही हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहेगा ये। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हम इस मेन इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। मेन इक्वेशन क्या है हमारी यहाँ पे, दिस Q अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q1 अपॉन C प्लस Q2 अपॉन 2C। ओके, अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा, क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रहेगा अब हमारा चार्जेस को पता करना है, Q1 Q2 की वैल्यूज पता करनी है इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q। ओके, चलिए तो चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 इन वैल्यूज को अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो सेम कैपेसिटेंस है उनको हमने सेम चार्ज रखा है, क्यों रखा है ये समझ में आ गया था। आप इस चीज़ को जो सभी कैपेसिटेंस पर चार्जेस हैं, इस पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरीके से वैल्यू मान लीजिए, और इस पर आप बहुत सारे पाथ मिलेंगे आपको, इसमें आप किरचॉफ के रूल अप्लाई कीजिए जो
टू लॉ ऑफ कैपेसिटर्स हैं उससे बहुत ही इजीली आप सारे कैपेसिटेंस के चार्जेस निकाल पाएंगे। तब आप चार्जेस निकालेंगे तो वहां आप पाएंगे कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं इस कैपेसिटेंस पर और इस कैपेसिटेंस पर सेम आएंगे, इस दोनों पर सेम आएंगे, इस पर अलग चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैसे भी निकल के आ जाएगा जो मैंने लेकिन आपको कंजर्वेशन लॉ से बता ही दिया था। यहाँ पे Q एंट्री करेगा तो Q एग्जिट करेगा, Q1 प्लस Q2 एंट्री कर रहा है तो Q1 प्लस Q2 ही एग्जिट करेगा, वो इस फॉर्म में एग्जिट करेगा क्योंकि सेम चार्जेस इन पर आएंगे, सेम चार्जेस इन पर आएंगे। इस पर कोई अलग चार्ज की वैल्यू हमने Q3 यहाँ पे कंसीडर कर ली है। ठीक है, तो हमें चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम करते हैं, किरचॉफ के लॉ अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग इसमें अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन ये पढ़ चुके हैं हम, टू लॉ ऑफ कैपेसिटर वीडियो आप देख लेंगे। इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन में अगर हम देखें डॉटेड लाइन, इसमें सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं डॉटेड लाइन में। तो देखिए पूरा का पूरा कंडक्टर न्यूट्रल है, जो रेड में डॉटेड में दिख रहा है आपको, ये सिंगल कंडक्टर ही तो है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू क्या है, नेट चार्ज जीरो होता है किसी भी कंडक्टर पर, न्यूट्रल कंडक्टर है तो ये न्यूट्रल ही तो है, ये जीरो हो गया चार्ज। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई 1। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक और इक्वेशन थी, इसे 2 बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, थी चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। यहाँ से जो एंट्री किया है, कितना चार्ज एंट्री किया है, Q1 प्लस Q2। एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q1 Q2 Q3, 3 वैल्यू ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। 3 पैरामीटर हैं तो 3 इक्वेशन होनी जरूरी है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक इक्वेशन और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक डॉटेड पार्ट ये बन जाएगा, एक डॉटेड पार्ट ये बनेगा, तो यहाँ पे ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q2 है। Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इक्वल्स टू 0। एक और इक्वेशन बन जाएगी आपके लिए, बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी। एक देखिए हम पाथ में ले लेते हैं, एक D सेकंड लॉ अप्लाई कर लेते हैं, D E F G D इस पाथ में। ये फर्स्ट लॉ था चार्जेस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाला, उसमें इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन वाला, एक एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन वाला। एक्सक्लूडेड डॉटेड लाइन वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, Q1 प्लस Q2, ओके, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू दिस, जो Q1 प्लस Q2 उतना ही एंट्री करेगा, फिर उससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन वाला हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद करते हैं हम पाथ। देखिए लॉस को ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बात करें मेन चीज की कि चार्ज कंजर्व रहता है। फर्स्ट लॉ ये है। सेकंड लॉ क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कंजर्व रहता है इन ए क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ कौन सा है, D E F G D, D E F G D, ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ हो गया। ओके, इस क्लोज्ड पाथ में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या रहने चाहिए, 0 रहने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पाथ रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, ऐसे हम मूव करेंगे, इस तरीके से आएंगे मूव करते हुए, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे करते हुए मूव, इस तरीके से हम जाएंगे, इस तरीके से ये हमारा पाथ रहेगा। ठीक है, इस पाथ पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन मिलता है यहाँ पे, सबसे पहले हमें ये कैपेसिटर मिलता है। तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हाई पोटेंशियल प्लस में है, ये लो पोटेंशियल माइनस में है। जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस में आएगी। तो माइनस चार्ज कितना है, Q1, कैपेसिटेंस कितना है, C। क्लियर बात। अब आ गया है हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस था। यहाँ जब हम आएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल लो है, इनिशियल पोटेंशियल हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, सिंपल है। कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो माइनस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस कितना है इस पर, 2C। दिस इज 2C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है ये। फिर हम आगे आएंगे, यहाँ पे इस कैपेसिटेंस पे आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल हाई है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल लो है, तो फाइनल पोटेंशियल हमारा हाई है और जो इनिशियल पोटेंशियल माइनस है वो लो है, तो हाई माइनस लो करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। चार्ज कितना है, Q2 है, और वैल्यू कितनी है कैपेसिटेंस की, वो 2C है, इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो C तो यहाँ से एलिमिनेट हो ही जाएगा, और फिर इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो -2Q1 माइनस Q3 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। C कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पे एलसीएम होगा तो 2Q1 हो जाएगा, ये 1Q3 और ये 1Q2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई के साथ। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 3।
तो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई, 1 2 3। इन 3 इक्वेशंस का हम यूज करके वैल्यूज निकाल लेते हैं Q1 और Q2 की, जो हमारा टारगेट है। ओके, दिस इक्वेशन का यूज करेंगे हम। सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं एक ही जगह, सभी इक्वेशंस को एक ही जगह लिख देते हैं, जो भी तीनों इक्वेशंस हैं हमारी। फर्स्ट तो ये है, सेकंड इज दिस, जगह हो जाएगी यहाँ पे -Q1 + Q2 + Q3 = 0, जो इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, इसे हमने यहाँ नोट कर लिया। और जो नेक्स्ट है उसे भी नोट कर लेते हैं, इन्हें हटा देते हैं, बाकी का जो है जितना भी कवाड़ा। -2Q1 - Q3 + Q2 = 0, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। तो 3 इक्वेशन हमें मिल गई हैं। देखिए इक्वेशन आप बहुत बना सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पाथ मिल जाएंगे आपको। एक तो ये पाथ लिया था, अभी एक ये पाथ ले लीजिए, EHBIFE, है ना, DEHBI, ऐसे करके एक पाथ ले लीजिए, ऐसे करके एक पाथ ले लीजिए। बहुत सारे पाथ यहाँ पे बनेंगे, बहुत सारी इक्वेशंस आप बना सकते हैं, है ना। अभी देखिए इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए Q2 को इधर कर देते हैं, Q3 को इधर कर लेते हैं, Q2 को इधर कर दिया और Q3 को इधर कर देते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट हो जाएगी इक्वेशन, सॉरी Q3। ओके, तो ये हम यहाँ पे अभी इसे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बात? कैंसिल हैं दोनों ही। अभी Q3 हमारा किस में था, Q3 देखिए, ये देख लेते हैं यहाँ पे साइन कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। Q3 दिस वन फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव में से हाई को माइनस किया था तो माइनस में था ये वाला, ठीक है, माइनस में ही है। और Q2 वाला यहाँ से हाई टू माइनस पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में, सही है बात, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3Q1, और ये कितना हो जाएगा दोनों मिला के +2Q2 = व्हाट, 0। ओके, तो एक इक्वेशन हमें अब ये मिल गई नंबर 4, -3Q1 + 2Q2 = 0। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, Q1 + Q2 = Q। इन टर्म्स ऑफ Q ही निकालना है, तो फिर से निकाल लेते हैं। Q1 Q2 को निकाल लेंगे अब इस इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ दिस। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ माइनस दिस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा कितना, -5Q1 = 0 - 2Q। ओके, तो कितना आएगा, Q1 कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, Q1 = 2/5Q। Q1 हमें मिल चुका है 2/5Q। अब इस वैल्यू को, Q1 की वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो Q2 मिल जाएगा हमें। ओके, चलिए इसे यहाँ से हटा देते हैं, अब इतना पार्ट हटा लेते हैं यहाँ से, ये दिस। अब ये इक्वेशन हमारी यहाँ से हट गई है, उससे Q3 हम निकाल देते। वैसे Q3 की ज़रूरत नहीं है, Q1 ये है, इस इक्वेशन में रख देते हैं। Q1 = 2/5Q + Q2। तो Q2 के लिए ये इधर जाएगा, =Q कॉमन ले लेंगे, 1 - 2/5, 1 जा 5 - 2 = व्हाट, Q2 = 3Q/5, 3Q/5। Q1 ये रहा, अभी Q1 हमने नोट नहीं किया, यहाँ पे नोट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को। Q1 अभी यही तो पुट किया था, दिस, ये पुट किया था। Q1 कितना था, 2/5Q। ओके, और Q2 कितना है, 3Q/5। ऐसे ही Q3 निकाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे जो साइन लिए थे ना हमने, ये प्लस लिया था, ये माइनस लिया था। अब पता चल जाएगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। Q3 को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, Q3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने इक्वेशंस को डिलीट कर दिया है, यहाँ से रिमूव कर दिया है। ये हमारे Q1 Q2 हैं। अब देखिए यहाँ पे Q1 Q2 को इस इक्वेशन में लगा देते हैं, ये इक्वेशन से काम हो जाएगा फिर भी। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ लगाते हैं। सबसे पहले -Q1 कितना है, दिस, -2/5Q हो जाएगा। Q1 कितना है, 2/5Q, Q यहाँ लग गया है। Q2 कितना है, दिस, +3Q/5।
यहाँ पुट कर दिया। Q3 हमें फाइंड करना है, Q3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ देखते हैं तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। Q3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उधर पहुँचा देते हैं, बाद में पहुँचा लेंगे, पहले इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे -2Q प्लस 3Q प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। ये -2Q और कितना हो जाएगा, ओनली Q हो जाएगा, Q। ओके, Q ही तो होगा, 3Q माइनस 2Q, Q अपॉन 5। तो Q3 कितना हो गया, -Q अपॉन 5। तो Q3 की जो वैल्यू आई है वो है -Q अपॉन 5। एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ से करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, ये 3Q माइनस Q अपॉन 5, ठीक है, Q अपॉन 5 ही आएगी। इन वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। 2 अपॉन 5Q पुट की थी, 2 अपॉन 5Q पुट की है इसकी जगह, 3Q अपॉन 5 पुट किया है, यहाँ 3Q अपॉन हेयर Q2 की जगह 2Q, और Q3 प्लस में है तो दिस इज -Q अपॉन 5। तो ये जो वैल्यू है चार्ज की कितनी है, निकल के आई है -Q अपॉन 5, -Q अपॉन 5। तो ये वाली जो टर्म है Q3 जो है ये कितनी हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी फिर, है ना, +Q अपॉन 5। तो ये जो हमने प्लस में ली थी ये किस में है, एक्चुअल में माइनस पोटेंशियल पर है। कितनी है उसकी वैल्यू, -Q अपॉन 5। ये जो माइनस में ली थी हमने ये किस पे है, प्लस पे है, तो इसे हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं +Q अपॉन 5। ठीक है, पता चल गया, नहीं पता चल गया, क्लियर है बात। तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है इस प्लेट पर -Q अपॉन 5 है, इस प्लेट पर +Q अपॉन 5 है, जिसकी जरूरत नहीं थी हमें, वैसे हमने निकाल लिया है, चलिए कोई बात नहीं है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब इन वैल्यूज का यूज करके हम अपना काम खत्म कर देते हैं जल्दी से। कौन सी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में हमें ये पुट करनी है वैल्यूज। ओके, बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, लेंदी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हर जगह अप्लाई हो जाता है, हर सर्किट में। Q1 यहाँ पुट करते हैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट निकालना है। Q1 कितना है, दिस 2 अपॉन 5Q अपॉन C, क्लियर है बात, प्लस Q2 कितना है, दिस 3Q अपॉन 5 अपॉन 2C। देखिए Q1 Q2 दोनों ही वैल्यूज निकाल ली हैं, Q1 Q2 Q की टर्म्स में आगे, Q कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट, 2 अपॉन 5C प्लस ये Q तो कैंसिल हो ही गया, 3 अपॉन 5 2 10C। ओके, यहाँ से इसे कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन C कॉमन आ जाएगा और 10 LCM आ जाएगा। 5 2 10, 2 2 4 प्लस 10 1 10, 1 3 3। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट, 4 प्लस 3 7, सॉरी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट चल रहा है अभी, ये 1 अपॉन C इक्विवेलेंट चल रहे हैं अभी हम, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 10C। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इट इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट, 10 अपॉन 7C। दिस इज आंसर। ओके, तो A और B के बीच में जो C इक्विवेलेंट हमने कंसीडर किया था, दिस इज 10C अपॉन 7। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 10C अपॉन 7। ऐसे ही हम इसी स्टेप से अगर रेजिस्टेंसेस होते यहाँ पे तो हम रेजिस्टेंस के लिए कर लेते। अब जो क्यूब वाली जो प्रॉब्लम आएंगी उसमें हम रेजिस्टेंस को लेके ही करेंगे उनको सॉल्व। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट को अप्लाई कर सकते हैं। जहां अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला, इस मेथड को, जहां कोई भी मेथड हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। बिकॉज ये क्या था, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज था, लेकिन कैसा था, ये इनबैलेंस था, ये अनबैलेंस्ड था, बैलेंस नहीं था। अगर यहाँ बैलेंस होता है तो इसे हम हटा ही देते इस चार्ज, इस कैपेसिटर को, और सिंपल ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों मिला के पैरेलल में हम इसका C इक्विवेलेंट निकाल लेते। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C4 नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड से निकालेंगे। इसको हम रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है बात। तो अभी हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे फॉर क्यूब्स। क्यूब के लिए बात करेंगे। क्यूब के हमने 3 केसेस देखे थे, ठीक है।
पहले जो मेथड थे वहाँ पे हम जो मेथड 2 इक्विडिस्टेंस मेथड था उससे किया था, जो सिमेट्री वाले मेथड थे दोनों उन्हीं से हमने किया था क्यूब प्रॉब्लम को सॉल्व। अब हम क्यूब की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट से। ओके चलिए, तो देखिए अब हम रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करते हैं इसी मेथड को, और क्यूब का केस लेते हैं हम। ये क्यूब है, इसके सभी साइड्स में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आर आर सभी का रेजिस्टेंस है, तो ये 12 रेजिस्टेंस है टोटल। पहले भी हम इसे कर चुके हैं, पहले हमने इसको इक्विडिस्टेंस मेथड से किया था। 3 केसेस थे, केस 1 है अभी ये। इस केस में हम ये जो क्यूब है इसका जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। ठीक है, आर इक्विवेलेंट पता करेंगे बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड केस में हम ए और ई कोई भी एक फेस ले लेंगे इस क्यूब का, और उस फेस पर जो 2 पॉइंट होंगे किसी भी साइड के, उनके बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। इसके बाद किसी भी फेस के अपोजिट जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट होंगे, जैसे ए और डी है, तो ए और डी के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे केस थर्ड में। तो सभी पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट हो जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 3 केसेस से ही। पहले हम इक्विडिस्टेंस मेथड और जो सिमेट्रिकली कट मेथड था उसमें हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, फिर से दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, इसको मेथड 2 मान लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट थोड़ा लेंथी मेथड है, इससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है, ये सभी आर आर हैं, सबको आर कंसीडर करके चलेंगे। और यहाँ सबसे पहले हमें स्टेप 1 की बात करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 जो होगा वो क्या रहता है हमारा। स्टेप 1 सबसे पहले हम ए और एच, सॉरी यहाँ बी है, ये ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जो हमारा आंसर रहता है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसमें जो करंट है वो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा। करंट की बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि एंटर करंट और एग्जिट करंट इक्वल रहते हैं। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, इसके बाद हम स्टेप 1 की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी जो जस्ट हमने किया था उसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। यहाँ हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं। देखिए सबसे पहले हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो ए से जो हमारा रास्ता है, 3 जगह करंट डिवाइड होगा यहाँ से, इस जंक्शन पे 3 जगह, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। सबसे पहले ए से सी, एफ और बी तक पहुंचेगा, ए सी एफ बी। ठीक है बात। फिर ए से जी की तरफ जाएगा करंट, फिर ठीक है ए से सी, एफ और बी की तरफ, यहाँ से सी डी बी। ठीक है, ऐसे करके डिवाइड होगा, फिर यहाँ से 2 जगह जाएगा। लेकिन जो मिनिमम पाथ है उसे हम देखें तो ए सी एफ बी, 1 2 3 रेजिस्टेंस हमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, जी के थ्रू जाते हैं तो भी 3 रेजिस्टेंस हमें पास करने पड़ेंगे, ए जी एच बी या ए जी एफ बी चले जाएं आप, ए जी एच बी चले जाएं तो भी 3 रेजिस्टेंस पास करने पड़ेंगे। इस रास्ते से जाएंगे ए ई एच बी, ए ई एच बी, तब भी हमें 3 रेजिस्टेंस जाना होगा। मींस यहाँ से जो भी करंट पास करेगा, तीनों ही सेम पाथ हैं। ठीक है, तो जो भी करंट अगर डिवाइड होगा तो वो 3 जगह इक्वली डिवाइडेड होगा। अगर यहाँ से 6i करंट एंट्री करता है, बताता हूँ अभी क्यों 6i लिया मैंने। 6i यहाँ से एंट्री करता है तो यहाँ भी 2i जाएगा, बिकॉज 3R सेम रेजिस्टेंसेस हैं, सिमेट्रिकली है पूरा सर्किट। तो 2i इधर जाएगा, 2i इधर यहाँ पे एंट्री करेगा। वैसे ही जब एग्जिट करेगा तो इतना ही करंट एग्जिट करेगा, 2i यहाँ पे आना चाहिए, 2i यहाँ आना चाहिए और 2i यहाँ आना चाहिए, तभी यहाँ से 6i करंट एग्जिट कर पाएगा। क्लियर है बात। तो जो सेम रेजिस्टेंस नहीं होते, जिन 2 में सेम होंगे रेजिस्टेंस, उसमें हम सेम करंट लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट केसेस आएंगे वहां आपको और अच्छे से समझ आएगा ये चीज कि वहां हम कैसे लेंगे करंट को, जो इक्वल कहाँ किस ब्रांच में हमें इक्वल करंट लेना है। तो यहाँ तीनों ही ब्रांच में जहाँ करंट एंट्री करके डिवाइड हुआ है तो वो इक्वली डिवाइडेड हुआ। क्यों इक्वली डिवाइडेड हुआ, क्योंकि तीनों के जो रास्ते हैं वो सेम हैं, सभी को उतना ही रेजिस्टेंस पास करना है यहाँ से जाने के बाद। ठीक है बात, सेम सर्किट को फॉलो करना है तीनों ही रास्ते से। ये जाएगा तो 2 निकालेगा यहाँ से, ये जाएगा तो 2 निकालेगा यहाँ से, ये जाएगा तो 2 निकालेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने सभी में सेम करंट ले लिया है। तो ये हो गया करंट की बात।
अब करंट की तो बात है यहाँ पे हो गई हमारी, तो यहाँ पे हमने 6i करंट इसीलिए लिया क्योंकि ये 2i में डिवाइड हुआ है, क्योंकि ये 2i जाके आगे यहाँ पे फिर डिवाइड होगा किसमें, i में, और ये i में। अगर हम यहाँ पे i लेते तो फिर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फ्रैक्शनल में चली जाती, तो अभी ये कंप्लीट फिगर में चलेगी। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके दो जगह डिवाइड हो जाएगा, i में और i में। ऐसे ही यहाँ ये 2i जाएगा इधर i में और इधर i में, फिर डिवाइड होगा। फिर यहाँ से 2i जाएगा, यहाँ पे भी i में और ये भी i में डिवाइड हो जाएगा। अब ये i यहाँ पहुँचेगा, एक i यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो ये i मिलके ये 2i हमको मिल ही रहा है जो कि चाहिए। यहाँ से i जाएगा, एक i यहाँ से जाएगा करंट, i मिलके यहाँ से 2i करंट हमें चाहिए, जो कि इस रेजिस्टेंस से फ्लो होके R रेजिस्टेंस, सारे R रेजिस्टेंस हैं, i यहाँ पे 2i पहुँचेगा। यहाँ से i करंट जाएगा, दिस एक i करंट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे फिर i और यहाँ पे फिर i मिलके दोनों 2i बना देंगे जो कि हमें चाहिए, और यहाँ पे 2i पहुँच ही जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा करंट की बात रहेगी। कुछ इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे कर लिया है। क्लियर है बात? अब हम यहाँ पर अगर देखें तो जो कंप्लीट हमारा जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा इस क्यूब की जगह, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6i करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे VA माइनस VB। ओके, VA हायर पोटेंशियल, VB लोअर पोटेंशियल, करंट हायर टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR होता है। करंट कितना है यहाँ पे, 6i करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम कोई भी एक ब्रांच ले लेते हैं। ठीक है, उस ब्रांच के थ्रू उसे डिवाइड कर लेते हैं, सम लेते हैं हम पोटेंशियल का। तो VA माइनस VB देखना है तो कोई भी एक ब्रांच ले लेते हैं, A C F B। ठीक है, तो VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं, VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए VA माइनस VC प्लस VC माइनस VF प्लस VF माइनस VB। क्लियर है बात? ये 2i है। ठीक है, VC कैंसिल होंगे, VF कैंसिल होंगे, तो VA माइनस VB बचेगा। VA माइनस VB वही हमें चाहिए। यहाँ हम अगर देखें तो हमें कितनी रेजिस्टेंसेस, एक R ये, एक R ये और एक R ये। ठीक है, एक ये और एक ये। सबसे पहले इसमें कितना करंट है, VA माइनस VC देखेंगे। यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, हाई टू लो जा रहे हैं, तो ठीक है VA माइनस VB यहाँ से यहाँ का माइनस करना है तो प्लस में आएगी वैल्यू। करंट कितना है इस ब्रांच में, 2i। रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच में, R प्लस VC माइनस VF, यहाँ हाई होगा पोटेंशियल, यहाँ लो होगा, तो VC माइनस VF करेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, I मल्टीप्लाई बाई R प्लस VF माइनस VF हायर पोटेंशियल, VB लो पोटेंशियल, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 2i इंटू R। ठीक है, तो VA माइनस VB जो है कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू 2IR प्लस IR प्लस 2IR। टोटल हो जाएगा ये 2 और 2 4 और 5IR। स्टेप 2 में इन दोनों को हमें इक्वेट करना होता है। VA माइनस VB वैसे भी इक्वेट हो ही जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1 एंड दिस इज 2। ओके, तो VA माइनस VB इक्वल्स 2 करेंगे, दोनों ही इक्वेशन 1 और 2 को 1 इक्वल्स टू 2 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, 6i R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5i R। i से i कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे, 5R अपॉन 6। सो दिस इज द आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। क्लियर है बात? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें A और E, जो एक क्यूब की एक फेस है, उस फेस के किसी भी साइड के दो जो पॉइंट हैं उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड E, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट केस नंबर 2, इसके बाद देखेंगे केस नंबर 3। इसे यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, तो देखिए क्यूब का ये केस 2 है। यहाँ हमें A और B जो एक फेस है इस क्यूब का, उसके जो कोई भी एक साइड है उसके दो पॉइंट हैं A और B,
इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ये कैसे भी हो सकता है, ए और डी के बीच में, या डी और सी के बीच में, या सी और बी के बीच में, कैसे भी हो सकता है। लेकिन कोई भी एक फेस ले लीजिए क्यूब का, और उस फेस की एक साइड और उस एक साइड की दोनों पॉइंट के बीच में हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। केस 2 पहले भी हम कर चुके हैं, मेथड 2 और मेथड 3 सेम पोटेंशियल में, सिमेट्रिकल मेथड में। अब हम कर रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक सर्किट बनाना है हमको, ए और बी, जो कि हमारा आंसर होगा ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। ओके, इसमें हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले VA माइनस VB यहाँ निकालेंगे, फिर इसमें किसी भी एक पाथ को लेके निकालेंगे। सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे, यहाँ से करंट एंट्री करेगा, जितना करंट एंट्री करेगा उतना ही यहाँ पे करंट एग्जिट करने वाला है। तो करंट की हमें सिमेट्री चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, A से B तक हमें पहुंचना है। 3 रास्ते होंगे, पहला इसके थ्रू जाएंगे, फिर इसके थ्रू, फिर इसके थ्रू। ठीक है, D की तरफ जाएंगे, फिर E की तरफ, फिर B की तरफ। तो ठीक है, A से जाएंगे सबसे पहले B की तरफ। हमें ओनली ये सभी रेजिस्टेंसेस आर हैं। क्लियर है बात? आर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सभी, 12 रेजिस्टेंस हैं ये आर। ठीक है, 12 आर रेजिस्टेंस हैं ये, एक क्यूब की सभी साइड्स पे लगे हुए हैं। तो ओनली एक रेजिस्टेंस आपको फेस करना होगा। इसके बाद जाएंगे हम A to B, यहाँ पहुँचना है। फिर हम जाएंगे E के रास्ते। ठीक है, फर्स्ट तो एक ही, ठीक है, इसके बाद ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, A के बाद फिर E पहुंचेंगे हम, सिमेट्री चेक कर रहे हैं, फिर G पहुंचेंगे मिनिमम, E के बाद G पहुंचेंगे, फिर यहाँ B पर हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो हमें 3R रेजिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा, करंट को इतना रास्ता पास करना होगा। यहाँ से फिर हम A D, ठीक है, और मिनिमम जो जाएंगे, मिनिमम रास्ता होगा A D, फिर C और फिर B पहुँच जाएंगे। फिर से हमें 3 ही पास करने पड़ेंगे, A D, फिर C और फिर B। मिनिमम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, तो 3R रेजिस्टेंस। तो इन दोनों के लिए तो सेम रेजिस्टेंसेस हमें पास करने होंगे, ये अलग है। इट मीन्स इन दोनों रास्तों में करंट जो होगा वो सेम फ्लो करेगा। मीन्स यहाँ से जब करंट डिवाइड होगा तो इन दोनों में सेम करंट जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। सपोज दैट इसमें करंट X जा रहा है तो इसमें Y मान लिया, और इसमें करंट Y मान लिया। इसमें एक अलग ही करंट की वैल्यू होगी, जो A से B में होगी, करंट की वैल्यू अलग होगी। इन दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा जब भी यहाँ से डिवाइड होगा। तो सपोज कर लेते हैं हम यहाँ से करंट एंट्री करता है X + 2Y, ये दोनों मिला के इतना करंट एंट्री करता है। तो 2Y, Y एक इधर गया, Y एक इधर गया, इधर X गया। क्यों गया इन दोनों में सेम? क्योंकि ये दोनों सेम रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे जब भी हम आगे जाएंगे, जब भी जहाँ जहाँ इनको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। यहाँ पर जो एग्जिट करेगा वो भी X + 2Y एग्जिट करेगा। क्लियर है बात? X + 2Y ही एग्जिट करना होगा। अब देखिए, अब हम इनको आगे बढ़ाएंगे और आगे से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे। यहाँ से जब Y पे जाएंगे हम यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे ही यहाँ से Y पे जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ से जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 2 जगह होगा, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, वैसे ही E से 2 जगह रजिस्ट्रेशन, दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं हमें, एक ये और एक यहाँ पर भी वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज यहाँ से Y करंट यहाँ पर पहुँचता है, Y करंट यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ हमें कंसीडर किया कि यहाँ पे 2 जगह डिवाइड होगा। तो हमने मान लिया, एक और वेरिएबल ले लिया हमने Z, यहाँ पे Z चला गया और बचा हुआ Y - Z कहाँ जाएगा? इस ब्रांच में जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ से जब Y जाएगा तो इस डायरेक्शन में Z जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली लेंगे हम, तो ये भी Y 2 जगह डिवाइड होगा जैसे ये हुआ है। इधर कितना जाएगा? बचा हुआ Y - Z। तो वर्टिकली इधर Y - Z गया, इधर ये हॉरिजॉन्टली दोनों ही साइड में Z भेज दिया हमने। ये Y सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ जैसे ये Y डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये दोनों सेम रेजिस्टेंस को लेके चल रहे हैं, इनके जो पाथ हैं। अब देखिए, हम यहाँ से अब X से यहाँ पहुँचना है, यहाँ तो हमें X ही मिलना है करंट। जब एग्जिट करेंगे तो यहाँ X मिलना है, यहाँ हमें Y चाहिए, यहाँ पर भी हमें Y करंट चाहिए। जब भी ये दोनों Y 2Y हो जाएंगे, ये X मिलके, तभी X + 2Y करंट यहाँ पे एग्जिट कर पाएगा। तो इस ब्रांच में हमें यहाँ पर कितना करंट चाहिए? यहाँ हमें Y करंट चाहिए, यहाँ हमें Y करंट चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करंट हमें चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये Y - Z यहाँ पहुँचेगा और ये Y - Z यहाँ पहुँचेगा। तो Y - Z इस ब्रांच में 2Y - Z करंट फ्लो करेगा। दोनों Y - Z ऐड हो जाएंगे। करंट जंक्शन लॉ लगाते हैं, सिंपल है, ध्यान रखना है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से 2y माइनस जेड इधर आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है। क्लियर है बात? अब वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है तो यहाँ हमें y चाहिए, करंट यहाँ से z जा रहा है, यहाँ से z जा रहा है इस जंक्शन पे, यहाँ y चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए? y माइनस जेड, तभी तो यहाँ y मिल पाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो z z कैंसिल हो जाएंगे, बस y बचेगा जो कि हमें चाहिए यहाँ पे y। क्लियर है बात? तो यहाँ y माइनस जेड चाहिए इस ब्रांच में। जब 2y माइनस जेड यहाँ आके मिल रहा है तो यहाँ y माइनस जेड होना है, निश्चित है। ठीक है बात? तो ये y माइनस जेड मिलके यहाँ से आ रहा है 2y माइनस जेड, ये दो जगह डिवाइड हो गया है इस तरीके से। जब ये y माइनस जेड यहाँ आएगा y माइनस जेड और ये इधर से z जाएगा तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? y हो जाएगा ये दोनों मिलके, जो कि हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर करंट का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात? अब हमें क्या करना है, यहाँ हमारा करंट कितना है इस कंप्लीट सर्किट में? x प्लस 2y, जो कि एग्जिट भी करेगा x प्लस 2y। तो स्टेप 1 में इसे यहाँ से हम हटा देते हैं। अब इस बात को, स्टेप 1 में हमें क्या करना है? स्टेप 1 दिस VA माइनस VB इक्वल्स टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? I इंटू आर। करेंट कितना है? x प्लस 2y। रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट है, जो कि फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 हमें मिल जाती है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है? स्टेप 2 में हम VA माइनस VB ही निकालेंगे, लेकिन किसी भी पाथ के थ्रू निकालेंगे VA माइनस VB। कैसे भी ले लीजिए। देखिए हम यहाँ से अगर चेक करें A और D, C और B ऐसे करके अगर हम जाएं यहाँ से तो यहाँ हमें Z मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम X और Y के फॉर्म में ही चले जाते हैं। चलिए Z तो हमें मिलना ही मिलना है यहाँ पर, तो Z को फिर हमें रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ से चलते हैं हम मिनिमम 3 रेजिस्टेंस वाला, यही पाथ है। तो VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं VA माइनस VD प्लस VD माइनस VD माइनस VC प्लस VC माइनस VB। VC से VC कैंसिल हो जाएगा, VD से VD कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VB हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कौन कौन? VA माइनस VD माइनस VC और VC माइनस VB। तो VA माइनस VD क्या होगा? VA माइनस VD, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। करंट हाई टू लो फ्लो होता है, तो करंट कितना है? Y इंटू R। करंट कितना है? Y इंटू R इसमें। ठीक है, सॉरी, VA माइनस VD जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस Y इंटू R। यहाँ आएंगे तो Z इंटू R प्लस Z इंटू R VD माइनस VC जो है। ठीक है बात? फिर आएंगे हम यहाँ पे, यहाँ इसमें ब्रांच में कितना करंट है? Y, रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस VC माइनस VB। देखिए वही बात करनी है, VD माइनस VC जब करेंगे, ये हाई है ये लो है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। करंट Z रेजिस्टेंस R, करंट Z रेजिस्टेंस R प्लस में है वैल्यू, प्लस में है। अब फिर से आए हम, VC हाई होगा VB लो होगा, तो VC माइनस VB करेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और पॉजिटिव में क्या आएगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस Y इंटू R। क्लियर है बात? तो ये कितना हो जाएगा? 2y प्लस Z और R यहाँ पे कॉमन, VA माइनस VB। ये दोनों इक्वेशन सेम हैं। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे हम तो क्या आएगा? x प्लस 2y, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ 1 इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2y प्लस Z एंड R। ओके, ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है। इस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं अब, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमारा काम होगा। ओके, यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ इस इक्वेशन से हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो बाकी की चीज़ें हमें यहाँ से हटानी होंगी। कौन कौन हटाना होगा? X हटाना है, Y हटाना है, Y हटाना है, Z हटाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें इन चीज़ों को हटाना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2y प्लस Z, 2y प्लस Z R। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ अगर देखें तो ये हमारा कुछ लेंदी पाथ चल रहा है जो हमने ले लिया है।
वैसे हम VA माइनस VB जो है यहाँ से भी निकाल सकते थे x इंटू आर, ठीक है। तो हम यहाँ x इंटू आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं और हमारा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं इस चीज़ को, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा, इससे भी कर सकते हैं। अब हमें वैल्यूज निकालनी होंगी x y z की किसी भी एक के टर्म्स में, लेकिन हम इजीली करते हैं इसको। देखिए VA माइनस VB कितना था अभी जस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब भाई हमें क्या करना होगा, x y की वैल्यू टर्म्स ऑफ x निकालनी है और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। पूरी कंप्लीट इक्वेशन x में हो जाएगी, जो दोनों साइड से x x कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा r इक्विवेलेंट निकल के इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड देखते हैं। देखिए वो मेथड देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो निकाला था VA माइनस VB कितना था, अभी हमने जो निकाला था ये वाला था x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाई r इक्विवेलेंट, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। स्टेप 1 में स्टेप 2 में जो VA माइनस VB हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कितना इजी दिख रहा है, VA माइनस VB, इससे बहुत इजी रहेगा x मल्टीप्लाई बाई r, क्योंकि वहाँ तो बहुत लंबा पाथ फॉलो करना पड़ रहा था हमें, यहाँ तो बहुत छोटा सा ही पाथ फॉलो करना पड़ा। इससे भी आप खुद निकालेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि इससे आंसर सेम आता है या नहीं आता है। आप वैल्यूज निकालेंगे y की इन टर्म्स ऑफ x, z की इन टर्म्स ऑफ x एलिमिनेट हो जाएगा इस इक्वेशन से, लेकिन मैं इससे निकालने वाला हूँ अभी, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई 1, एक इक्वेशन ये हो गई 2, ठीक है बात। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, x प्लस 2y r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस x r। क्लियर है बात, बहुत ही इजी इक्वेशन हो गई है हमारी दिस। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को आप नोट कर लेंगे, मैं इस इक्वेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इससे भी बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी रहेगा। लेकिन ये हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y व्हाट आर इक्विवेलेंट हियर एंड x r, ओके। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से हमें केवल y को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। ये हमारी मेन इक्वेशन है। यहाँ हमें केवल y कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ x, x एलिमिनेट हो जाएगा दोनों ही साइड से और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात आती है, आपको भी कैलकुलेट करनी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करोगे, आप खुद कैलकुलेट करोगे उसे। लेकिन यहाँ से मैं खुद कैलकुलेट करके इसको दिखाता हूँ, इस इक्वेशन से दिखाता हूँ जो हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ पाथ ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एक ही कोई भी पाथ, आपकी मर्जी जो है वो पाथ ले लीजिए। मैं ले रहा हूं यहाँ पे ADCBA, पाथ ADCBA, ठीक है। इस पाथ के थ्रू अगर हम यहाँ से चलें तो सबसे पहले क्लोज्ड पाथ है ये। क्लोज पाथ के लिए किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे, लूप रूल जो होता है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज पाथ इज 0। सबसे पहले यहाँ से इधर जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ से चलेंगे, यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, करंट के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हाई है पोटेंशियल, यहाँ लो है, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, हाई इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल हमारा कैसा है, देखिए इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, तो फाइनल माइनस जब इनिशियल करेंगे तो फाइनल हमारा हाई है, लो है, इनिशियल हमारा हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू। तो करंट y है, रेजिस्टेंस r है, तो माइनस YR हो जाएगा। फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, इस डायरेक्शन में हमारा जो पाथ है, वो जो पाथ है हमारा ऐसे है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं जब भी डिफरेंस पता करते हैं, तो फिर से यहाँ पे फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल लो है, इनिशियल हाई, तो माइनस में आएगी फिर से वैल्यू। Z करंट है, R रेजिस्टेंस है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर से अलोंग द करंट जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ क्या है पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं यहाँ हाई है, यहाँ लो है, यहाँ लो है फिर से और यहाँ हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फिर से लो माइनस हाई करेंगे तो फिर माइनस आएगी वैल्यू, तो y इंटू आर हो जाएगा, y इंटू आर हो जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे, करंट इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम फाइनल हमारा यहाँ होगा, इनिशियल हमारा यहाँ होगा, ठीक है। तो करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पोटेंशियल लो होगा, तो हम इधर से इधर माइनस करेंगे, तो इधर हाई है, हाई में से लो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो x इंटू आर प्लस में रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से एक बार, इन सभी में करंट के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है,
तो फाइनल माइनस इनिशियल जब हम कर रहे हैं तो फाइनल लो पर हैं, इनिशियली हाई पर हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो लो में से हाई को माइनस करते हैं तो माइनस में आई ये वैल्यूज़ माइनस में आई। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट हाई टू लो फ्लो करता है, यहाँ हाई होगा पोटेंशियल, यहाँ लो होगा पोटेंशियल। हम इस रास्ते जा रहे हैं, इसके अलॉन्ग आ रहे हैं, तो इससे अलॉन्ग आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है, तो फाइनल हमारा बड़ा है, इनिशियल हमारा छोटा है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, हाई में से लो को माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है बात, इसको हम यहाँ और अच्छी तरह लिखें तो वाई आर माइनस 2YR हो जाएगा, माइनस ZR प्लस XR इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये एक इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है और तो कुछ यहाँ मिलेगा नहीं, R यहाँ से निकल के भाग जाएगा, माइनस 2Y माइनस Z प्लस X इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल रही है, इसका नाम 1 दे देते हैं। चलिए फिर से अब एक और पाथ ले लेते हैं कोई, चलिए अब की बार हम एक पाथ ये ले लेते हैं DCHFD, पाथ DCHFD। ओके, इस बार हम इस तरीके से ले रहे हैं पाथ, अभी हमने ऐसे लिया था, कैसे भी ले सकते हैं आप, DFHCD ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये पाथ हमने लिया है, फिर से समझते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, कौन सा पाथ लिया है, DCHFD। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हाई है यहाँ पोटेंशियल, यहाँ लो है क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो होता है। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो फाइनल लो माइनस इनिशियल हाई, लो माइनस हाई करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस ZR, Z करंट, R रेजिस्टेंस। DCHFD इस डायरेक्शन में जाना है, करंट के अगेंस्ट आ गए। अब हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, करंट हाई टू लो फ्लो हो रहा है, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमारा फाइनल वहाँ पोटेंशियल हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अब पॉजिटिव आएगी वैल्यू, प्लस Y माइनस Z और R करंट, R रेजिस्टेंस, Y माइनस Z क्या है, करंट है इस रेजिस्टेंस में। फिर से ये वैल्यू देख रहे हैं आप, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर सामने से आ रहा है, करंट हाई टू लो फ्लो होता है, यहाँ हाई है पोटेंशियल, यहाँ लो है, हम इधर जा रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल है यहाँ है, इनिशियल यहाँ है, डिफरेंस निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल हाई पोटेंशियल है, इनिशियल लो पोटेंशियल है, तो फाइनल हाई माइनस लो करेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो वो वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है बात। अब हम यहाँ से फिर से यहाँ आएंगे, ठीक है, अपोजिट टू द करंट आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ से इधर आएंगे, फिर हमें क्या करना है, हम जो जा रहे हैं इधर इस डायरेक्शन में, यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ पोटेंशियल लो, हाई माइनस लो, फिर से हाई माइनस लो, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्लस में करते जाइए वैल्यूज़ को। 2Y माइनस Z मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, समझ लीजिए, यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाई इधर है कर पोटेंशियल, यहाँ लो है पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस में आएगी वैल्यू। फिर हम यहाँ आएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ भी करंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, ये भी वैल्यू प्लस में आएगी, Y माइनस Z इंटू R। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, जब वैल्यू प्लस में, यहाँ हाई होगा पोटेंशियल, यहाँ लो होगा पोटेंशियल, फाइनल हमारा यहाँ होगा, इनिशियल यहाँ होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, फाइनल हाई पर है, इनिशियल लो पर है, प्लस में आएगी वैल्यू Y माइनस Z और R इक्वल्स टू दिस। तो नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं आगे, माइनस ZR प्लस YR माइनस ZR प्लस, देखिए सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, y माइनस ZR, 2y माइनस ZR, y माइनस ZR, इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, पूरा ही z का पार्ट है, माइनस ZR, तो ये हो जाएंगे 4y माइनस ZR इक्वल्स टू 0, और i भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि r कॉमन है। यहाँ हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, सॉरी ये y आ गया, ये 4 है, ये 4y माइनस Z। ठीक है, तो ये हो गया माइनस Z प्लस 4y माइनस 4z इक्वल्स टू 0, और 4y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हेयर, यहाँ से आती है वैल्यू, किसकी वैल्यू आती है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ z,
y की वैल्यू आती है यहाँ से इन टर्म्स ऑफ z, कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला, चलिए देखते हैं। यहाँ से हम देखिए y को एलिमिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ x। पहले देखते हैं यहाँ से z निकाल लेते हैं, z कितना आता है, z निकाल लेते हैं यहाँ से, आता है वो 4y अपॉन 5, ठीक है, z इक्वल्स टू 4y अपॉन 5। तो ये z आ गया यहाँ से जो z की वैल्यू है उसे हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पुट करने से क्या कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, देखिए यहाँ पे पुट करने से z की वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ y पुट कर देंगे, x और y की टर्म्स में हमें वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमें मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसे यहाँ से हटा देते हैं इस पार्ट को, और यहाँ लिख लेते हैं ये इक्वेशन -2y माइनस जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू व्हाट 4y अपॉन 5, सॉरी 5, इट इज़ 5, 4y अपॉन 5। इस वैल्यू को हम बस ऊपर पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है बात। तो x और y दोनों ही आ जाएंगे एक दूसरे के टर्म्स में, उसको वहाँ पुट कर देंगे, वो वहाँ से निकल के हट के पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है। चलिए देखिए z इक्वल्स टू इसमें पुट करते हैं -2y माइनस z की जगह लगाते हैं 4y अपॉन 5 प्लस x इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5 है ये, तो -10y माइनस 4y अपॉन 5 प्लस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना हुआ यहाँ पे -10y और -4y मिलके हो गया -14y अपॉन 5 प्लस x इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू -14y अपॉन 5, सॉरी प्लस में आएगी वैल्यू क्योंकि ये माइनस है, 14y अपॉन 5, x की वैल्यू आती है 14y अपॉन 5, x की वैल्यू पुट कर देते हैं या फिर y की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी पुट कर लो एक ही बात है। तो y कितना आएगा 5x अपॉन 14, ये आएगा y आएगा 5x अपॉन 14, y को पुट कर देते हैं, x एलिमिनेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हटा देते हैं इस चीज़ को यहाँ से। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं बस यहाँ पे फाइनल, y इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू वाई कितना है 5x अपॉन 14, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू x r। x अब एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ क्या बचता है 2 7 जा 14, 5 अपॉन 7 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r, ओके। 7 1 जा 7 प्लस 5 12 अपॉन 5 R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R। इट मीन्स R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 7R अपॉन 12। तो ये हो जाएगा आंसर R इक्विवेलेंट, दिस इज द आंसर 7R अपॉन 12, ओके। सो दिस इज द केस 2 और ये होगा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो A और C, जो डायगोनल पॉइंट है इस फेस के A और C, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 3, इसे यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये केस 3 है, केस 3, इसमें हमें A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन A एंड C। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स इस क्यूब की कोई भी एक साइड, कोई भी एक फेस ले लिया हमने और उस फेस के जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हैं उनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये R रेजिस्टेंस है सभी, ठीक है, और ये सभी R रेजिस्टेंस इस क्यूब के सभी साइड्स पे लगे हुए हैं और 12 रेजिस्टेंसेज हैं ये, ठीक है, 12 रजिस्टर्स हैं ये। और यहाँ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है A और C के बीच में। सबसे पहले स्टेप 1 में A लेते हैं और एक C लेते हैं और इनके बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R एज्यूम कर लेते हैं।
इसमें करंट की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अभी क्या होता है करंट की बात, ठीक है। स्टेप 1 लेंगे, फिर स्टेप 2 लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर इक्वेशंस को मिलेगी आपको एक, वहां से एलिमिनेट करके एक्स वाई जेड जो भी अभी हम जो करंट लेने वाले हैं उनको एलिमिनेट करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा बहुत ही इजीली। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे करंट जो होगा उसको चेक करते हैं कि करंट जो डिवाइड होना है यहाँ से 3 जगह डिवाइड होना है, किन 2 ब्रांच में सेम जाएगा, किसी एक ब्रांच में सेम जाएगा या फिर सभी में अलग अलग जाएगा, वो चेक करते हैं। सबसे पहले ए से सी तक पहुंचने के जो 3 रास्ते हैं, पहला है ए बी सी, ए टू बी टू सी। कितने रेजिस्टेंस हैं? 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ए ई एफ। देखिए नेक्स्ट हमारा ए से पहुंचना है ई के थ्रू, 1 2 3 4 मिनिमम रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 मिनिमम रेजिस्टेंस। या तो ऐसे चले जाइए सी पर या फिर ऐसे चले जाइए सी पर, 4 रेजिस्टेंस आपको लेने पड़ेंगे, ए ई एफ जी एंड देन सी। 4 रेजिस्टेंसेस हमें ट्रेवल करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे जब हम ए ई के थ्रू जाएंगे। जब हम ए डी के थ्रू जाएंगे तो हमें 2 रेजिस्टेंसेस पास करने पड़ेंगे, ए डी देन सी इक्वल्स टू 2 रेजिस्टेंसेस दिस। तो ये दोनों सेम हैं, इट मीन्स ए बी और सी और ए डी सी में सेम करंट यहाँ से डिवाइड होगा। कहाँ से? ए में, बी में, ए से बी में और ए से डी में। ए से जब बी में जो करंट होगा, सपोज दैट इट इज एक्स, और ए से जो डी में करंट होगा वो भी सेम करंट होगा, सपोज दैट इट इज एक्स। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को सेम रेजिस्टेंसेस फॉलो करने हैं अपने पाथ में, ठीक है बात। ए से बी के थ्रू और ए से डी के थ्रू, यहां से भी एक और एक 2 रेजिस्टेंस, यहां से भी एक और एक 2 रेजिस्टेंस, लेकिन इसके लिए पूरा ही पाथ डिफरेंट है सी तक पहुंचने के लिए, तो उसमें हमने डिफरेंट करंट की वैल्यू ले ली, दिस इज सपोज वाई। क्लियर है बात? अब हमें जो करंट निकलना है, जो एग्जिट, इतना तो करंट एग्जिट एंट्री किया, कितना? x प्लस एक्स, 2x प्लस वाई। तो इसमें कितना करंट है इस सर्किट में? सॉरी, 2x प्लस वाई इस पूरे सर्किट में करंट है, 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे भी करंट जो मिलना है हमें, ये तो x यहाँ हमें जो मिलना है करंट लास्ट में, क्योंकि यहीं करंट निकलेगा, यहाँ हमें x चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर भी हमें करंट x चाहिए ही चाहिए, और यहाँ हमें करंट कितना चाहिए? y करंट चाहिए यहाँ पे जब आएगा इस जंक्शन पे, जब ही दोनों मिलके 2x प्लस वाई यहाँ से एग्जिट कर पाएगा करंट, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई करंट को यहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं, करंट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से x से यहाँ पहुँच जाएंगे, वैसे ही यहाँ से x से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ से भी दो रेजिस्टेंस जाएंगे, फिर एक ये जाएगा, यहाँ से भी फिर 2 रेजिस्टेंस 2 जगह डिवाइड होगा। देखिए दोनों ही सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, ए बी के थ्रू जब जा रहे हैं या फिर ए डी के थ्रू जा रहे हैं, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से जब x करंट यहाँ एंट्री करेगा तो वो 2 जगह डिवाइड होगा, सपोज दैट कि इसमें से z तो इधर चला गया और x माइनस जेड इधर चला जाएगा। जब यहाँ x आ रहा है तो दोनों मिलके कितना है? x। मान लिया कि इसमें z करंट गया तो बचा हुआ x में से x माइनस जेड इधर चला गया। वैसे ही यहाँ से जब x करंट पहुँचेगा तो वो भी एक आउटर में z भेज दिया, जैसे यहाँ आउटर में z भेज दिया, यहाँ पे भी z जाएगा, और इधर कितना बचेगा? x माइनस जेड बचेगा x में से। ये z क्यों लिया, ये भी z क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों सेम पाथ हैं, ये दोनों सेम पाथ हैं, B के बाद C और D के बाद C, B के बाद C और D के बाद C, सेम पाथ हैं। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है जंक्शन पर अपने सेम, यहाँ Z निकल के गया इधर, तो यहाँ हमने इधर Z निकाल दिया, कोई दूसरा वेरिएबल हमने नहीं लिया। लेकिन यहाँ से जब हम Y यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ में दूसरा वेरिएबल लेना होगा, सपोज दैट इधर A करंट गया और सपोज दैट इधर Y माइनस A जाएगा, सपोज दैट क्या जाएगा ही, जब Y में से A इधर निकल गया तो Y माइनस A इधर निकल जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। यहां हमने अदर पैरामीटर ले लिया, एक और स्मॉल a मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि ये पाथ ही पूरा अलग है, ये जो 4R रेजिस्टेंस वाला जो पाथ है ये बिल्कुल अलग है, तो इसको हमने अलग ही पैरामीटर दे दिया। यहाँ ये दोनों सेम z हमने निकाले, पहले z सेम निकाले, उसके बाद x माइनस जेड निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि दोनों ही पाथ सेम थे, 2R रेजिस्टेंस को पास करना था हमें, ठीक है बात। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से ये ध्यान रखना है, ये ZR ये R रेजिस्टेंस है।
अब हम यहाँ से आगे यहाँ पहुँचे इस पॉइंट पर, यहाँ से Z करंट पहुँचा, यहाँ से Y माइनस ए करंट पहुँचा, तो मिलके कितना हो जाएगा यहाँ पे Y माइनस ए प्लस जेड, Y माइनस ए और इधर से Z आएगा प्लस जेड। क्लियर है बात। अभी हम आगे पहुँचेंगे कहाँ से यहाँ तक हो गया करंट, और ये x माइनस जेड और ये मिलके यहाँ पे x पहुँचना है। चलिए आगे देखते हैं Z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है। ओके, अब देखिए यहाँ से A इधर से गया, यहाँ से A गया और यहाँ से Z गया, तो इसमें कितना करंट जाएगा A प्लस Z। क्लियर है बात। A प्लस Z यहाँ पे इस जंक्शन पे A प्लस Z इसमें फ्लो करेगा, A प्लस Z। यहाँ से Y माइनस A प्लस Z ये गया इस पॉइंट पे, यहाँ से A प्लस Z आया, तो यहाँ इस ब्रांच में जो करंट होगा वो कितना होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, कितना है Y माइनस ए प्लस जेड प्लस ए प्लस जेड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मिलके, ये ए कैंसिल हो जाएंगे तो y प्लस 2z। तो इस ब्रांच में जो करंट होगा वो होगा y प्लस 2z। क्लियर है बात, है ना, क्योंकि y माइनस ए यहाँ से कितना गया y माइनस ए, इधर से कितना गया z, तो y माइनस ए प्लस जेड हो गया था। यहाँ पे आके ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से a गया करंट, यहाँ से z गया, a प्लस जेड यहाँ पहुँचा, ये दोनों मिलके कितना हो गया y माइनस 2z, y माइनस 2z, यहाँ से करंट आएगा। ठीक है बात। अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए यहाँ से करंट कितना गया x, सही बात है x ही चाहिए था, यहाँ से करंट कितना गया x चाहिए यहाँ पर हमें करंट, लेकिन जा कितना रहा है x माइनस जेड। इट मीन्स z की वैल्यू 0 आएगी। अभी हम निकालेंगे z की वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ तो हमें x चाहिए, लेकिन यहाँ आ कितना रहा है x माइनस जेड। क्लियर है बात। तो z 0 रहेगा, इस ब्रांच में करंट नहीं होगा। और केस 3 में जब हम मेथड 2 से किया था इक्विडिस्टेंस मेथड से, वहां पे भी z दो जो ब्रांच थी उनमें करंट फ्लो ही नहीं हुआ था। बैक में वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, पहले भी केस 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं, वहां पे भी 2 ब्रांच में करंट नहीं था। तो z 0 होगा, तो जब एक ब्रांच में इसमें 0 होगा, एक में इसमें 0 होगा, ये z 0 होना ही है। और यहाँ पर भी y चाहिए हमें, लेकिन इस ब्रांच में यहाँ पे y प्लस 2z आ रहा है, तो ये z 0 होना ही है। इट मीन्स कह सकते हैं हम इजीली कि z जो है करंट वो 0 आएगा। और वैसे भी हम इक्वेशन से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज डिफरेंसेस आ रहे हैं, यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे x माइनस जेड जा रहा है, यहाँ से यहाँ x कैसे आ जाएगा, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए हम इसको निकालेंगे तो z की वैल्यू आएगी 0। अभी हम कैलकुलेट करते हैं इन चीज़ों को इक्वेशंस के थ्रू, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गई हमारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अभी हम स्टेप 1 में पहुंचते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, VA माइनस VC इज इक्वल्स टू व्हाट, VA माइनस VC इज करंट कितना है 2x प्लस y मल्टीप्लाई बाय R इक्विवेलेंट, करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। अब देखिए फिर से हमें VA और VC करना है, तो ऐसे चले जाते हैं, VD और VC के थ्रू चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 VD और VC के थ्रू निकलते हैं, तो VA माइनस VD कर लेंगे प्लस VD माइनस VC कर लेते हैं। देखिए VA माइनस VD और VD माइनस VC। ठीक है, तो VA माइनस VD मीन्स यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ पोटेंशियल लो है, तो ये हाई माइनस लो कर रहे हैं, हाई माइनस लो कर रहे हैं। पॉजिटिव आई की वैल्यू x मल्टीप्लाई बाई आर, x मल्टीप्लाई बाय आर प्लस VD माइनस VC, VD माइनस VC, यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो हाई माइनस लो कर रहे हैं, प्लस में आएगी वैल्यू। कितना है करंट x माइनस जेड, अभी तो x माइनस जेड ही है क्योंकि x माइनस जेड की फॉर्म में चल रहा है, और मल्टीप्लाई बाय r क्योंकि r रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई ये टर्म। ठीक है, ये कैंसिल होके VA माइनस VC ही बनना है, तो VA माइनस VC कितना आ गया दिस। ठीक है, ये इसे यहाँ से हटा सकते हैं, VA माइनस VC कुछ इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। XR प्लस XR माइनस ZR इक्वल्स टू 2XR माइनस ZR, या फिर कहें 2x माइनस Z और यहाँ R। तो VA माइनस VC इज दिस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहीं इक्वेट कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को लिख देते हैं। 2x प्लस वाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। कितना होगा, 2x माइनस जेड और r। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें बाकी की चीज़ें एलिमिनेट करनी है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी हमें यहाँ से हटाने हैं। कौन कौन हटाना है, x y z, इन सभी को यहाँ से हटाना है हमें। क्लियर है, इसको यहाँ नोट करके ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा और स्पेस हमें मिल जाएगा। 2x प्लस वाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2x माइनस जेड आर। ओके, इसे हटा देते हैं यहाँ से, आर इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है और ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब इस मेन इक्वेशन में हमें x, y और z की वैल्यूज निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है, और इन टर्म्स ऑफ a निकाल लेते हैं। ठीक है, x, y, z एलिमिनेट हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ a निकाल देंगे तो दोनों ही साइड से a को कैंसिल कर लेंगे बाद में, क्योंकि एक पैरामीटर हमारे पास a भी है साथ में यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब इक्वेशंस बनानी है, x, y, z निकालना है, तो 3 वेरिएबल निकालने हैं, तो 3 इक्वेशन की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ a निकालना है, क्योंकि 4 वेरिएबल है यहाँ पे x, y, z और a, लेकिन x, y, z से ही काम चल जाएगा, a दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 पाथ ले लेते हैं कोई भी। सबसे पहले हम ले लेते हैं a, b, f, e, a, कोई भी ले लीजिए आप, जो आपकी मर्जी हो। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, सबसे पहला ये वाला पाथ a, b, f, e, a। ओके, पाथ ए बी एफ ई ए, इस पाथ पर चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, और क्या करना है, क्लोज पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यही तो होता है। सबसे पहले यहां से चलेंगे तो देखिए हाई टू, हमारा डायरेक्शन क्या है, ये हाई टू लो जा रहे हैं हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो करंट की डायरेक्शन में माइनस में आता है, सिंपल सी बात है। तो माइनस एक्स इंटू आर, एक्स करंट है, आर रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ आएंगे करंट की डायरेक्शन में माइनस में आएगा, फिर से माइनस में कर देते हैं, फिर से वही चीज़, जेड इंटू आर। फिर यहाँ आए हम, यहाँ करंट के अगेंस्ट आ गए। ठीक है, करंट के अगेंस्ट आएंगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो वाई माइनस ए करंट है और ये रेजिस्टेंस कितना है, आर है। क्लियर है बात। अब हम इस तरीके से चल रहे हैं, फिर यहाँ आगे फिर से करंट के अगेंस्ट आगे, यहाँ पे भी आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर प्लस करेंगे वाई इंटू आर, वाई इंटू आर। क्लियर है बात। और आप देख लीजिए, जब हम यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट हाई टू लो फ्लो होता है, यहाँ हाई है, यहाँ लो है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा फाइनल हाई पर है, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस में आएगा, तो प्लस में। क्लियर है बात। और इसे आगे सॉल्व कर लें तो माइनस एक्स आर माइनस जेड आर प्लस वाई आर माइनस ए आर प्लस वाई आर, ये इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वल्स टू 0 है। वाई आर 2 वाई आर हो जाएगा। तो आर को तो यहाँ से हटा ही देते हैं, माइनस एक्स माइनस जेड वाई 2 वाई आर, तो 2 वाई माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, या फिर कहें इसे हटा के इक्वल्स टू ए कर देते हैं। एक्स वाई जेड की फॉर्म में मिल गई इक्वेशन हमको इन टर्म्स ऑफ ए। क्लियर है बात, ए की टर्म्स में ही चाहिए। एक और ले लेते हैं पाथ, कौन सा पाथ ले लेते हैं एक और, देखिए एक पाथ हम ये ले लेते हैं एफ जी एच ई एफ, कोई भी पाथ ले लीजिए जो आपकी मर्जी हो, किसी से भी हो जाएगा। एफ जी एच ई एफ, एक पाथ हमने ये ले लिया। ठीक है, एफ जी एच ई एफ। यहाँ करंट की डायरेक्शन में माइनस में आएगा, डायरेक्ट ले लेते हैं, वाई माइनस ए प्लस जेड इंटू रेजिस्टेंस आर। फिर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में आएंगे, करंट के अपोजिट आगे प्लस में आएंगी वैल्यूज़, ए प्लस जेड करंट है, आर रेजिस्टेंस है, प्लस ए प्लस जेड करंट है, आर रेजिस्टेंस है, वही लगा रहे हैं, नेट पोटेंशियल 0। ऐसे चल रहे हैं हम। ठीक है, ए प्लस जेड करंट है, आर रेजिस्टेंस है दिस। फिर हम इस डायरेक्शन में आए, यहाँ पे करंट के अपोजिट ही आ रहे हैं, तो फिर से प्लस में आएगा। यहाँ करंट कितना है इस वायर में, ए है करंट और आर रेजिस्टेंस है, तो प्लस ए आर।
फिर यहाँ से हम करंट के अलोंग आ गए तो फिर माइनस में हो जाएगी वैल्यू। करंट कितना है y माइनस ए, रेजिस्टेंस कितना है R। क्लियर है बात, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वही हाई माइनस लो, वही लो माइनस हाई, जो भी करना है, माइनस प्लस माइनस। करंट के अगेंस्ट प्लस में चल रहा है और करंट के अलोंग माइनस में चल रहा है वैल्यूज़। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से R को तो हटा ही देते हैं, पूरे में से कॉमन है R तो सब में से, ठीक है, R कैंसिल हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई प्लस ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस जेड प्लस ए, दिस प्लस जेड प्लस ए माइनस वाई, दिस माइनस अंदर जाएगा, प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ, ये माइनस जेड गए, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y, ठीक है, और ए और ए, कितने ए हैं 4a, प्लस में है सारे के सारे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, माइनस 2y प्लस 4a इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात। या फिर कहें हम यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2a, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 2a। एक इक्वेशन हमको ये मिल जाती है और बहुत ही काम में आएगी हमारी ये इक्वेशन, बहुत ही इजी कर देगी हमारे इस पूरे कंटेंट को, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई। एक और इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू, इसे हटा देते हैं यहाँ से, अब y इक्वल्स टू 2a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, फिर हमारा ये फाइनल फिनिश हो जाएगा। सिंपल निकाल लेंगे, तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब तीसरा पाथ कौन सा लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चलिए अब ये ले लेते हैं, ये वाला पाथ, GCDHG पाथ है, पाथ GCDHG, ठीक है, GCDHG, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। G से हमने स्टार्ट किया, इस करंट के अलोंग आ रहे हैं, करंट कितना है y प्लस 2z, y प्लस 2z मल्टीप्लाई बाय R। R रजिस्टेंस है, करंट के अलोंग माइनस में था, अभी करके आए हैं, करंट के अलोंग माइनस में था, फिर यहाँ पे आए, यहाँ करंट मिला हमें x, रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है। तो करंट के अगेंस्ट आ गए, अब तो प्लस में आएगा, x इंटू आर, x इंटू आर। फिर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि GCD ऐसे ही तो चल रहे हैं। फिर यहाँ करंट के अलोंग आ गए हम, फिर से करंट के अलोंग आ गए, तो करंट कितना है Z है, करंट के अलोंग माइनस में चल रहा है, माइनस Z करंट है, R रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर करंट के अलोंग है, करंट कितना है A प्लस Z, फिर से माइनस में ही आएगा, A प्लस Z मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। A प्लस Z करंट के अलोंग आ रहे हैं, तो वही हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल लगाना है, सिंपल सी बात है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे, R तो कैंसिल ही हो जाएगा इस कंप्लीट इक्वेशन में से, तो R को तो यहाँ से एलिमिनेट ही कर दो, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। यहाँ देखते हैं माइनस वाई, माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2z प्लस x, दिस माइनस z, ये माइनस a, माइनस फिर अंदर जाएगा z इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट या कुछ भी मिलता है तो चेक कर लेते हैं। x अकेला है तो x लिख दिया, माइनस वाई अकेला है, माइनस वाई आ गया, माइनस 2z माइनस z और माइनस z कितने हो गए, माइनस 4z, माइनस 4z, ठीक है, इक्वल्स टू वॉट, a अकेला है इक्वल्स टू a। क्लियर है बात। x इज दिस, माइनस वाई इज दिस, माइनस 2z माइनस z 3z माइनस 4z माइनस 4z। तो ये हो गई कंप्लीट इक्वेशन हमारी, कुछ बचा तो नहीं है, y का अकेला ही है, कोई बात नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं इसे हटा के, कितनी है इक्वेशन, x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल्स टू a, x माइनस 4z इक्वल्स टू a। क्लियर है। अब यहाँ हमें तीन इक्वेशन मिल गई हैं, इन तीनों को सॉल्व करके हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, किसकी, x y z की, इक्वेशन नंबर 3। y इक्वल्स टू 2a पुट कर देते हैं दोनों ही इक्वेशंस में,
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पहले इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू 2a पुट करेंगे, पुटिंग 2a। जब यहाँ 2a पुट करेंगे तो यहाँ आएगा -x - z प्लस 2a इक्वल्स टू a। तो -x - z प्लस 4a इक्वल्स टू a। इस 4a को इधर ले जाएंगे तो 4a इधर चला जाएगा, ठीक है। तो a - 4a कितना हो जाएगा, -3a। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बात। y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन दिस, और इन इक्वेशन 3 पुटिंग कितना, y इक्वल्स टू 2a पुटिंग, ठीक है। इसमें y इक्वल्स टू 2a पुट करते हैं तो x - 2a - 4z इक्वल्स टू a। ये -2a इधर जाएगा तो +2a हो जाएगा। तो x - 4z इक्वल्स टू 3a। ये इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ से इसे हटा देते हैं अब, और 4, 5 को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपली हो जाएगा काम। चलिए 1 तो यहाँ से मिट ही गई, इक्वेशन का ज़रूरत पड़ जाए तो। चलिए देखते हैं कहाँ गया हमारा, दिस इज 4 दिस इज, और 5 इज दिस, 5 इज दिस। 4 कितनी है, -x - z इक्वल्स टू -3a। -x - z इक्वल्स टू -3a। तो इससे पूरा तो ये प्लस में ही हो गया, ठीक है। ये कितना बचता है, x - 4z इक्वल्स टू 3a, ठीक है। x - 4z इक्वल्स टू 3a। क्लियर है बात। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 5z इक्वल्स टू, ये कितना होगा 0। तो आ गया हमारा यहाँ पे z इक्वल्स टू 0। बहुत ही बढ़िया। यहाँ z हमें 0 ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ z 0 होना चाहिए, ठीक है बात। z इक्वल्स टू 0 आ गया, और y इक्वल्स टू कितना था, 2a। y इक्वल्स टू कितना था, 2a। इट मीन्स यहाँ x प्लस z वाली इक्वेशन में देखिए y इक्वल्स टू 2a, z इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू 2a को हम कहाँ पुट करें। अब ये तो हमने निकाल दिया इक्वेशन, y वाला तो कोई बचा ही नहीं, z वाले में पुट कर दी z 0। इस इक्वेशन में z इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो x प्लस z इक्वल्स टू 3a इक्वेशन में पुटिंग z इक्वल्स टू 0। इसमें z इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, ओके। बस हो गया काम। z 0 लगाएंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3a। तो हमारी वैल्यूज यहाँ निकल के आ गई हैं, y इक्वल्स टू 2a, z इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3a। तो ये करंट की वैल्यूज़ हैं। इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर सकते हैं इसमें इजीली, और हमारा काम अब खत्म होने वाला है। यहाँ पे इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को लगा देते हैं। सबसे पहले इक्वेशन के पास यहाँ लिख देते हैं वैल्यूज़ को। x की वैल्यू है 3a, y की वैल्यू है 2a, z की वैल्यू है 0। क्लियर है बात। ये वैल्यूज़ हैं, इनको हमें पुट करना है बस, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीटली, ओके। बस थोड़ा सा बचा है, x इक्वल्स टू 3a यहाँ पुट करेंगे। 2x की जगह 3a लगाना है, 3a प्लस y की जगह 2a, और ये कंप्लीट, दिस इज r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2x कितना है 3a माइनस z कितना है 0 r, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 6a प्लस 2a r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 2 3 जा 6a r, 6 एंड 2 8a r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6a r। a से a कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3r अपॉन 4। ये 4 इधर हो जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड c। क्लियर है बात।
तो ये 3 केसेस में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए। तो 2 मेथड से हमने क्यूब्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। अब बचता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम को। इसके बाद हमारे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं जिनको सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, देखिए इन सभी में जो भी क्यूब्स की प्रॉब्लम की हैं सभी को आप कैपेसिटर के लिए भी कर सकते हैं, वहां पे चार्ज की बात करेंगे। इसी तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैंने रेजिस्टेंसेस के लिए किए हैं, आप कैपेसिटेंसेस के लिए सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसके बाद हमारा इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम और बचता है इसके बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे चैप्टर में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।